बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने क्लास प्रोटोकॉर्डेट्स शुरू किए। बड़ा ही एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या फ़र्क है। एक्चुअली ये कॉर्डेट्स थे, तो कॉर्डेट की आगे दो क्लासेस थी, प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट। वो एक स्केच आपको शो करवाया था। तो आज हम प्रोटोकॉर्डेट से ही शुरू करते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट जो है, लास्ट टाइम भी ये स्लाइड हमने डिस्कस की थी, आर एन इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। यानी ये कोई साइंटिफिक कैटेगरी नहीं है, इनफॉर्मल है, यानी रस्मी सी। नॉट अ प्रॉपर टेक्सोनोमिक ग्रुप, named mainly for convenience to describe invertebrate animals that are closely related to vertebrates। ये अपनी आसानी के लिए प्रोटोकॉर्डेट की एक टर्म मुतारफ करवाई गई, जिसका मकसद डिस्क्राइब करना है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स को। ऐसे एनिमल जो इनवर्टिब्रेट के ज़्यादा करीब हैं, लेकिन वो क्लोजली रिलेट करते हैं वर्टिब्रेट के साथ। जो वो चार करेक्टर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जैसे डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स हैं, इसके अलावा पोस्ट एनल टेल है, इसके अलावा और भी यानी हमने करेक्टर डिस्कस किए थे। The organism belonging to protochordates are generally known as lower chordates। मारूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बचे कि इनको लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं हम। जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं प्रोटोकॉर्डेट के ग्रुप से, they do not form a proper taxonomic group and are only classified as such for convenience purpose। और इनका कोई प्रॉपर टेक्सोनोमिक ग्रुप भी नहीं है, यानी टेक्सोनोमी ब्रांच ऑफ नेमिंग और क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो वो कोई प्रॉपर इनका कोई ग्रुप नहीं है, और इनको सिंपली क्लासिफाई किया जाता है अपनी आसानी के लिए। दे आर आल्सो नोन एज Acraniata because they lack a true skull। इनको Acraniata भी कहते हैं। Acraniata यानी जिनमें क्रेनियम नहीं होती, स्कल नहीं होता, तो उनको Acraniata कहते हैं। यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोटोकॉर्डेटा के। दे आर जनरली फाउंड इन मैरीन वाटर। आमतौर पे ये खारे पानी, समुद्री पानी में रहते हैं। देयर बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी जो है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ये सीलोमेट्स हैं। तीसरा करेक्टर जो है इसका कि एट सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइफ देयर बॉडी डिवेल्प अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट कॉल्ड द नोटोकॉर्ड। तो इनके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो इनको सहारा मुहैया करता है, सपोर्ट, उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। चौथा इसका करेक्टर जो है, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पाई जाती है। तो ये तो इसके जनरल कैरेक्टर्स थे। फिर इसके आगे सब फाइलम या आप सब ग्रुप्स कह लें या सब कैटेगरी कह लें, इनकी तीन सब कैटेगरी है, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। ये तीनों ही प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। सबसे पहले इस स्लाइड पे हेमिकॉर्डेटा जो है, इसके करेक्टर्स और इसका जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको शो किया गया। हेमिकॉर्डेटा सबसे पहले इनका हैबिटेट है, दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर। खारे पानियों में रहते हैं, समुद्री पानियों में, मैरीन वाटर में। सम लिव सॉलिटरी एंड सम स्टे इन कॉलोनीज। कुछ जो है वो सॉलिटरी यानी अकेला रहना पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं।
द बॉडी इज cylindrical एंड अनसेगमेंटेड। इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर नुमा, और सेगमेंट नहीं होते, कते नहीं बने होते, जैसे हमने अर्थवर्म में देखा था। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी के तीन पार्ट हैं बच्चे, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबेसिस हम सूंड को कहते हैं, यानी नाक का वो हिस्सा जो आगे की तरफ निकला हुआ, आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा। प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक तीन बॉडी पार्ट हैं इसके। द कॉलर बियर्स आर्म्स एंड टेंटिकल्स। जो कॉलर है इसके पास इसके टेंटिकल्स, यानी आप कह लें एक्सटेंशन है बॉडी की, अपेंडेजेस जो हैं, और आर्म, इसके बाजू भी इसके पास मौजूद होते हैं। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। दे रिस्पायर थ्रू गिल्स और जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये गिल्स के जरिए से है या जनरल बॉडी सरफेस से, डिफ्यूजन के जरिए से। द सर्कुलेटरी सिस्टम comprises a heart with two longitudinal vessels। इनके पास एक दिल है जिसके पास दो लंबाई के रुख वेसल्स रन करती हैं। द ब्लड हैज नो कलर। कोई पिगमेंट नहीं होता, लिहाजा इनका ब्लड कलरलेस होता है। द प्रोबेसिस ग्लैंड्स आर ग्लूमेरुलस मेक द एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्रोबेसिस जो है ना, उनके पास एक ऐसा ग्लैंड है या ग्लूमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर है जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। Sexes may be separate or united and fertilization is either internal or external। जीनस जो होती है इनकी वो सेपरेट होती है या फिर यूनाइटेड, एक में भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। तो इस स्लाइड में बच्चे हेमिकॉर्डेट्स के बारे में बड़ा ब्रीफली इसकी जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया कि इनका हैबिटेट मोस्किन जो है वो मैरीन है। लाइफ स्टाइल इनका कुछ अकेला रहना पसंद करते हैं, कुछ ग्रुप के साथ कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी को तीन में डिवाइड किया गया, पोर्शन, प्रोबेसिस, ट्रंक, कॉलर में। और कॉलर जो है उसके पास आर्म्स हैं, टेंटिकल्स हैं, यानी एक्सटेंशंस हैं जिनसे वो चीज़ों को पकड़ता होगा। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है, सांस लेने का अमल, रेस्पिरेशन का अमल गिल्स के जरिए से होता है। ब्लड का कोई कलर नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है। और जो इनकी सेक्सेस हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं या यूनाइटेड भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो या तो इंटरनल होती है या फिर एक्सटर्नल होती है। तो ये सारे हेमिकॉर्डेट्स के बारे में, और इनकी एग्जांपल है, इन गिवन एग्जांपल अगर हम बात करें, सिफेलो डिस्कस है और रेप्डोप्योरा जो है, यानी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये तो हेमिकॉर्डेटा के बारे में है। यही सेम आप जब हेमिकॉर्डेटा का प्रैक्टिकल में लिखेंगे तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको लिखेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा भी इनको कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा कहते हैं। दे आर फाउंड इन द मैरीन इन्वायरमेंट। एक बात तो तय है, ये मैरीन में है, यानी खारे पानियों में, समुद्रों में रहना पसंद करते हैं। दे आर सिसाइल, लेकिन ये साकन होते हैं, यानी एक ही जगह के साथ चिमट के रहते हैं। एंड फिल्टर फीडर, और ये खाते कैसे, खुराक यानी पानी पीते रहते हैं, उसमें से खुराक को फिल्टर करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स। इनको ट्यूनिकेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर बॉडी इज सराउंडेड बाई लेदरी शीथ कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसन सेलुलोज। बच्चे इनको ट्यूनिकेट इसलिए कहा जाता है कि इनकी बॉडी जो है ना, इसके गिर्द एक लेदर की बनी हुई शीट कवरिंग होती है, लबादा है, जो कि ट्यूनिसन पे मुश्तमिल है।
ट्यूनिसन क्या है? वो एक सेलुलोज की किस्म है मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। The notochord appear in the larval stage in the tail of the larva and they disappear in the adult. नोटोकॉर्ड जो है ना, वो लार्वल कंडीशन पे तो मौजूद होती है, जैसे अडल्ट होते हैं तो वो डिसअपियर हो जाती है। दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं बच्चे। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, कि नोटोकॉर्ड का एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मौजूद होना, लार्वल स्टेज पे मौजूद होना, जबकि अडल्ट स्टेज पे उसका गायब हो जाना, इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। The neural tube in the larva is replaced by a dorsal ganglion इन दी अडल्ट्स। जो न्यूरल ट्यूब्स होती है लार्वा की, वो रिप्लेस की जाती है, उसके जरिए ये गैंग्लिया बन जाते हैं। गैंग्लियन हम कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को कहते हैं। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। Their excretory system या organs are absent. They reproduce asexually by budding. बड बनती है यानी आउटग्रोथ बनती है, जिसके जरिए से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। और इसकी गिवन एग्जांपल में हरदमीना, डमीनिया है और सेल्पा, यानी इसकी एग्जांपल्स हैं। सेम इसी तरह बच्चे, जब आपने, अगर आपको सवाल आ जाता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स, तो यही जो 6-7 फैक्टर आपको बताए गए कि वो रहते कहाँ पे है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और उनके डिफरेंट सिस्टम, बॉडी सिस्टम्स कैसे हैं, उनके बारे में सारा, यानी एक ब्रीफ आप प्रैक्टिकल की नोटबुक पे भी यही लिखेंगे और ये थ्योरी के लिए भी आपका। तो ये तो थे यूरोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा जो है, अगर देखा जाए ये भी मैरीन है और फिल्टर फीडर है, यानी खुराक को ये फिल्टर करके पानी में से, यानी पानी पीते रहते हैं, उसमें से उसको सी के जरिए से गुजारते हैं, और उसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, वो अ, उनको कैप्चर कर लेते हैं। The notochord remain throughout life and extend up to the head region. नोटोकॉर्ड इनमें सारी जिंदगी रहती है और हत्ता के वो हेड रीजन में भी होती है। द नर्व कार्ड एंड द टेल आल्सो रिमेन थ्रू आउट लाइफ। इसके अलावा नर्व कार्ड और टेल जो है, इनकी दुम जो है, वो भी पूरी जिंदगी मौजूद रहती है। तो सोलिनोसाइट्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो सोलिनोसाइट्स जो हैं वो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स विच ओपन इन द एट्रियम। तो रेस्पिरेशन इनमें भी गिल्स के जरिए से है, विच ओपन इन दी एट्रियम। एट्रियम बच्चे हार्ट का पार्ट होता है, आपको पता है, एट्रियम और वेंट्रिकल, उसके हिसाब से। द बॉडी वॉल कंप्राइजेस मायोटोम्स। एम्फिऑक्सिस जो है इसकी एग्जाम्पल है। गिवन एग्जाम्पल में आप इस स्लाइड में बच्चे डिटेल से सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में इसकी डायग्राम भी और सारा जो भी है इसका। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आई मायोटोम्स के बारे में। तो ये मायो 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 मसल के रिलेटेड होती है। जैसे आपने मायोसिन का नाम सुना हो, मायोफिब्रल्स का नाम सुना हो, तो ये मसल्स के रिलेटेड है, यानी ग्रुप ऑफ मसल इनर्वेटेड बाय द वेंट्रल रूट एंड सिंगल स्पाइनल नर्व। यानी ये ग्रुप ऑफ मसल को मायोटोम्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ मसल्स जो है इनको मायोटोम्स कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इसी स्लाइड में बच्चे एक टर्म जो आपको और देखने में मिली, वो सेलिनोसाइट्स जो है इसके बारे में देखने में मिली। तो वो अगर हम बात करें सेलिनोसाइट्स जो हैं इनकी, तो ये बायोलॉजी के अंदर जो है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं।
बायोलॉजी के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं associated with excretion, osmoregulation and in ionoregulation जो है, यानी इनका काम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना है। सिलिनोसाइट्स जो है ना, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और इनका काम एक्सक्रीशन में है, ऑस्मोरेगुलेशन में है, आइनोरेगुलेशन में है बहुत से एनिमल्स के अंदर। तो ये तो थे हमारे पास सीफेलोकॉर्डेट। अब तक बचे हमने यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, यानी उर्फे आम में आप समझ लें कि हमने प्रोटोकॉर्डेट को बड़ी डिटेल से स्टडी किया, यानी इनके करेक्टर्स वगैरह। अब ना यहाँ पे आपके सिलेबस का ही पार्ट है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पे बच्चे यूरोकॉर्डेट जो है वो मोनोएशियस होते हैं। कुनेड्स आर लोकेटेड नियर द लूप ऑफ द इंटेस्टाइन। तो यूरोकॉर्डेट के बारे में बताया है कि मोनोएशियस होते हैं, ठीक है, डाइशियस नहीं है, यानी मोनोएशियस है। मेल और फीमेल गुनेड्स जो है वो एक में ही मौजूद है, और गुनेड्स जो है वो लोकेट करते हैं नियर द लूप ऑफ इंटेस्टाइन। द जेनिटल डक्ट ओपन नियर द एट्रियल साइफन, और जो जेनिटल डक्ट है जेनिटिलिया के रिलेटेड है, ओपन करती है नियर दी एट्रियल। एट्रियम जो है हार्ट का पार्ट। साइफन, साइफन हम सुराख को कहते हैं, ओपनिंग को कहते हैं। गेमीट्स मे बी शेड थ्रू द atrial siphon for external fertilization, or eggs may be retained in the atrium for fertilization and early development। तो दो कंडीशन है बच्चे, या तो गेमीट्स को शेड कर दिया जाता है एट्रियम साइफन के रास्ते से, या फिर उसको एट्रियम में ही रोक लिया जाता है और उसकी फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंट जो है वो वहीं पे होती है। Although self fertilization occur in some species, cross fertilization is the rule। अच्छा, कुछ में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी चूंकि ये मोनोएशियस है, लेकिन ये इनके अंदर यानी समझ लें कि एवोल्यूशन हुई है कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है ना उसको प्रेफर करते हैं। डेवलपमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ tadpole like larva with all 5 coordinate characteristics। डेवलपमेंट जो है वो रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ टेडपोल लाइक लार्वा। इनके अंदर जो लार्वा बनता है वो टेडपोल की तरह होता है, विद ऑल 5 कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे कोऑर्डिनेट के कैरेक्टर्स। मेटामॉर्फोसिस बिगिंस आफ्टर ब्रीफ फ्री स्विमिंग लार्वल एग्जिस्टेंस, और उसके बाद फ्री स्विमिंग लार्वल एग्जिस्टेंस के बाद मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग विच द लार्वा डज नॉट फीड। The larva settle to a firm substrate and attach by adhesive papillae located below the mouth। papillae एक समझ लें कि ये पेपिला सुना होगा आपने इंसेक्ट्स के अंदर, वैसे ज्यादा आपने सुना होगा। ये आप समझ लें कि रिसेप्टर का काम देते हैं। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द आउटर एपिडर्मिस श्रिंक्स एंड पुल्स द नोटोकॉर्ड एंड अदर टेल स्ट्रक्चर इंटरनली फॉर रीऑर्गेनाइजेशन इनटू एडल्ट टिश्यू। तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें जो आउटर एपिडर्मिस होती है वो श्रिंक हो जाती है, सुकड़ जाती है और फुल कर दी जाती है। पुल द नोटोकॉर्ड एंड अदर टेल स्ट्रक्चर इंटरनली फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अडल्ट टिश्यूज, जो है रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है इनकी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास द इंटरनल स्ट्रक्चर रोटेट 180 डिग्री। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो 180 डिग्री रोटेट कर जाते हैं, पोजीशनिंग द ओरल साइफन ऑपोजिट टू द एडहेसिव पेपिllae एंड बेंडिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू अ यू शेप। और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो यू शेप हो जाता है, यानी 180 के डिग्री के जाविये पे ये क्या करते हैं, बेंड करते हैं। ये आपकी मिलर एंड हार्ले की बुक से, जो रिकमेंडेड बुक है, वहीं से लिया गया है इसको। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें टेडपोल लार्वा, यहाँ पे ये शो किया गया है, तो वो उसकी मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे दिखाई कि अटैच करता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ एडहेसिव पेपिllae के जरिए से। अगर आप देखें गौर से तो वो पेपिllae जो है वो नजर आ रहे हैं, एडहेसिव पेपिllae जो है
अच्छा, उसके बाद लोकेटेड बिलो द माउथ, यानी माउथ के नीचे हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर रोटेट 180, बेंडिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू अ यू शेप। ठीक है, वो यू शेप्ड हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये फर्ज करें वो लार्वल स्टेज है, टेडपोल लाइक जो है। ठीक है, वो एक सेटल हुए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनको बॉडी जो है वो बेंड हो रही है, और ऐसे ये यानी ओरल और ये एट्रियल यानी एक्सक्रंट साइफन बना दिया। ठीक है, और वो 180 के डिग्री पे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, यू शेप्ड हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो है सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, अगर उनकी बात करें तो ये डाइशियस होते हैं। गुनेड्स बल्ज इनटू द एट्रियम। डाइशियस है यानी मेल फीमेल अलहदा है। गुनेड बल्ज, बल्ज कहते हैं बाहर निकल आना, into the atrium from the lateral body wall. Gametes are shed into the atrium and leave the body through the atriopore. गैमीट जो है वो इसमें भी एट्रियम में ही शेड किए जाते हैं, जो एट्रियोपोर के जरिए से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा। Larvae are free swimming, but they eventually settle to a substrate before metamorphosis into adults. तो इनके अंदर लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है, उसके बाद वो सेटल हो जाता है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल में चला जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डाइशियस होती हैं, गोनेड जो है शेड किए जाते हैं एंट्रियम में, लीव द बॉडी थ्रू द एट्रियोपोर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा होता है, लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, लार्वा सेटल टू सबस्ट्रेट। यानी ये इसमें आपको इस स्लाइड में ये सारी चीजें जो है वो शो की गई। अच्छा, पहले में हमने सिफेलोकॉर्ड यूरोकॉर्डेट के बारे में रिप्रोडक्शन की, सिफेलो के बारे में। अब जो है ना हमारे पास वो नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। तो हेमिकॉर्डेट्स की अगर हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भी सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, यानी मेल फीमेल अलग-अलग है। They release their egg and sperm into the water, where fertilization or the joining of the egg and sperm to start development take place. तो ये एग और स्पर्म जो है वो वाटर में रिलीज करते हैं, वेयर फर्टिलाइजेशन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और एग और स्पर्म जब ज्वाइन करते हैं तो डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इन सम स्पीशीज द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप डायरेक्टली इनटू एडल्ट। तो वो डायरेक्टली एडल्ट में डेवलप हो जाता है। इन मोस्ट स्पीशीज however the fertilized egg develop into free floating larva which eventually settle on the bottom and transform into adult. burrows developers, burrows यानी ये बिलें बनाते हैं, developers बनाने वाले बिलें बनाते हैं, खोदते हैं, develop tails that they use to anchor themselves in their mucus lined टनल जो है। यानी वो जो टनल टनल हम सुरंग को कहते हैं, असल में ये जो बरो बनाते हैं, यानी असल में जो ये समझ लें बरो बनाते हैं, उसको टनल कहा गया कि उसके गिर्द जो म्यूकस जो है ना लगा लेता है और अपने आप को एंकर कर लेता है। In some species of hemichordates, reproduction is asexual and accomplished by the breaking of the adult body by budding. और कुछ स्पीशीज जो है ना इनकी हेमिकॉर्डेट्स की, उनके अंदर बर्डिंग के जरिए से रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बड़ा ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इन सब का, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, उनके जनरल कैरेक्टर, उनकी सारी बॉडी बायोलॉजी जो है उसके बारे में था। उसके बाद इनके अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कैसे होती है, तो ये सारे का सारा हमारे पास जिनके रिलेटेड था वो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, वहाँ से हमने शुरू किया था। तो एक इसका जो शॉर्ट सा लेक्चर है वो इसकी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ फर्दर फाइलोजेनेटिक स्टडीज वगैरह जो है उनके बारे में है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे।